करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फैंग फैंग जोयान को बताता है कि तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, जिससे जॉन की नजर सीधा ही स्क्रीन के ऊपर चली जाती है। तभी जॉन देखता है स्क्रीन पे जैसे ही नंबर साइन हुए थे तो उसके बाद 1 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट रहता और कोई भी कीमत नहीं बढ़ाता, क्योंकि सभी को वही टेंशन थी कि भाई जोयान लंबी बोली लगा देगा। हालांकि ये साइलेंस ज्यादा देर तक नहीं रहता और कोई बोली लगाता है, क्योंकि पिछली बार जोयान ने भी बोली नहीं लगाई थी, तो इस बार लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार भी ना लगाए। जिसके बाद कुछ ही मिनटों तक स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश होते रहते थे और कंटिन्यू बढ़ती हुई कीमत 1.2 मिलियन तक पहुंच जाती है। तभी ले सालोंग जॉन को सजेस्ट करते हुए कहता है, मिस्टर जोयान, मुझे लगता है कि अब आपको भी बोली लगा कर इन्हें ले लेना चाहिए। इसलिए जॉन भी इन 5 टेक्निकों के लिए 1.3 मिलियन की बोली लगा देता है। साथ यहाँ पे जोयान को बोली लगाते हुए देखकर तो हर कोई उछल पड़ता है। हालांकि कोई भी कुछ स्क्रॉल्स के लिए और कुछ कीमत के लिए पावरफुल इंसान के साथ फाइट नहीं लेना चाहता था, इसलिए जोयान की बोली लगाने के बाद कोई भी बोली नहीं बढ़ा रहा होता। हालांकि यहाँ पे हर कोई उनका चेहरा वास्तव में यहाँ पे उन्हें खोना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी जोयान उन्हें लग रहा था कि 200 प्लस हाई रैंक के स्क्रॉल कितना खरीदेगा। साथ ही वो जोयान से बोली लगाने से बचना चाहते थे, क्योंकि वो उसे नाराज भी नहीं करना चाहते थे कि जो बंदा इतनी महंगी कीमत लगा सकता है वो अमीर ही होगा और पावरफुल बैकग्राउंड से होगा। तभी जॉन कहता है, अब मैं अगली बार बोली नहीं लगा सकता, है ना? जिस पे ले सालोंग कहता है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, इसलिए आपको ज्यादा बार बोली नहीं लगानी चाहिए, वरना आसपास के लोग इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जॉन बीच बीच में रुक जाता था और जेनी और किंग हावरान बीच बीच में बोलियां लगाना स्टार्ट रखते थे, और देखते ही देखते उन्होंने 90 प्लस हाई रैंक के इंटेंट क्लास बैटल स्किल्स को जीत लिया होता है, जिससे जॉन काफी खुश होता है, क्योंकि ये क्वांटिटी पहले ही काफी अच्छी थी और सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। हालांकि लोगों का ध्यान तो इन 3 कमरों ने अट्रैक्ट किया था, लेकिन उन्हें पता था कि ये तीनों ही वीआईपी रूम्स है और तियानमिंग ऑक्शन हाउस के अंदर अगर कोई बैठ सकता है वीआईपी रूम्स के अंदर तो वो नॉर्मल पावरफुल पावर हाउसेस तो नहीं होंगे। हालांकि जल्द ही इंटेंट क्लास हाई लेवल के बैटल स्किल्स का ऑप्शन कंप्लीट होने वाला था और अब यहाँ पे केवल 3 ही बचे हुए होते हैं, 30 बचे हुए होते हैं। साथ ही इस टाइम पे तो लोग अपना बैलेंस खो चुके होते हैं, क्योंकि जो पावरफुल पावर हाउसेस हाई लेवल के बैटल स्किल्स को जीत चुके होते हैं उन्हें और भी ज्यादा बैटल स्किल चाहिए थी। इसीलिए इस टाइम पे तो बोली लगाने के लिए सब कोई कूद पड़ा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम की ये फाइट वही जीतना चाहते थे। और इस टाइम पे सबसे ऊंची बोली जो यान ने लगाई थी, जो कि 1.5 मिलियन की थी, और यहाँ पे बाकी के 3 लोग भी अलग अलग रूम से बोलियां लगा रहे थे, जिसके बाद 1.6 की कीमत पे इनमें से 15 स्क्रॉल्स जीत लिए जाते हैं, जिसका मतलब था अब उनके पास 105 इंटेंट क्लास स्क्रॉल हो गए होते हैं, जिससे जॉन काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। हालांकि हाई लेवल के इंटेंट क्लास बैटल स्किल सैकड़ों 5 स्टार डाउडीज के लिए अभी भी काफी ज्यादा कम ही माने जा सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी स्टार्टिंग कल्टीवेशन के लिए तो ये पहले ही काफी थे। जिसके बाद जेनी, किंग हावरान और बाकी सभी लोग भी एक दूसरे को बधाई देते हैं, क्योंकि 105 हाई लेवल की बैटल स्किल्स ये पहले ही काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। तभी जॉन अगले ऑक्शन हाउस के लिए थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और कहता है, क्या यहाँ पे वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल दिखाई दे सकती है? तभी जेनी तुरंत ही कहती है, ठीक है, क्या मेरा ब्रदर टेंशन में है आगे की ऑप्शन के लिए? तभी जॉन कहता है, ये कहना तो बेवकूफी होगी कि मैं वास्तव में इसके लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। सिस्टर, आपको तो पता है मैं अपनी टीम की पावर को सुधारने के लिए जल्द से जल्द हाई लेवल की बैटल स्किल्स को चाहता हूँ, इसलिए मैं वास्तव में और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। साथ ही जेनी से जॉन को जब ये पता चला कि हाई लेवल की बैटल स्किल जो कि वर्ल्ड रैंक की है वो भी आने वाली है, तो जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हालांकि जो वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल थी वो क्वांटिटी में ज्यादा नहीं थी। जिसके बाद किंग हावरान कहते हैं, तो क्या अभी हमें और भी ज्यादा अलग अलग रहकर ऑक्शन हाउस में बोली लगाने की जरूरत है? जैसे जॉन ले सालोंग की तरफ देखता है तो ले सालोंग जॉन को कहते हैं कि अगर एक ही रूम से कंटिन्यू बोली लगाई गई और सारे बैटल स्किल गायब हो गए तो काफी सारे लोगों का ध्यान हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये अभी भी सही रहेगा। जिस पे ले सालोंग हंसते हुए थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए तुरंत ही तारीफ करते हुए कहते हैं, जैसा कि ले सालोंग ने कहा तो उसके अकॉर्डिंग जब तक लिटिल ब्रदर किसी भी स्क्रॉल के लिए हमें कहता है हम उसके लिए बोली लगाना स्टार्ट कर देंगे। आखिरकार हम सभी लोग एक ही फैमिली के तो हैं। और सेम ही थॉट जेनी का भी होता है। हालांकि जहाँ पे जोयान और बाकी सभी लोग चर्चा कर रहे होते तभी ऑक्शन हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बहुत छिपे हुए कोने के ऊपर एक हाफ एजेड मैन खड़ा हुआ होता है, जो बार बार नीचे की तरफ देखते अपने से हिला रहा होता है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जेनी के अंकल और सांगमैंग ऑक्शन हाउस के चेयरमैन जैन बूफान होते हैं, जो कि तुरंत ही कह रहे होते हैं, जेनी ने वास्तव में इस लिटिल बॉय में कुछ भी गलत पर्सन को नहीं देखा, लेकिन डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बनने की राह में चलना इतना आसान नहीं है। साथ ही लड़के जेनी के लिए मैंने लोगों को मनाने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, इसलिए क्लेन और डेमन क्लेन के लोग इस नए ऑक्शन हाउस में नहीं आते हैं। तो ये सब आप पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें इस ऑक्शन का और इस चांस का लाभ उठाना चाहिए। जिसके बाद वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए स्माइल करता है और उस रूम की तरफ देखता है जहाँ पे जेनी और जोयान और बाकी सभी लोग थे। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। आखिरकार वो इतनी प्रीसियस इम्पोर्टेंट स्पेशल ऑक्शन हाउस के अंदर कैसे अब्सेंट रह सकता था? हालांकि वहाँ पे सबके सामने तो वो अपेयर नहीं हुआ था, लेकिन उसने ऑक्शन हाउस का सारा ही मैनेजमेंट संभाल रखा था। साथ ही यहाँ का मैनेजमेंट उसने अभी जेनी को दे रखा था। साथ ही ऑक्शन हाउस की इतनी बड़ी सफलता को देखकर वो काफी खुश भी होता है। हालांकि तभी
हमें ऑक्शनर दिखाया जाता है जो कि खुशी से हंसते हुए तुरंत ही कहता है मेहमानों, तो आपका एक्साइटमेंट अब 2 गुना होने वाला है और वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल्स को अब सेल किया जाएगा। जिसके बाद वो थोड़ा सा रुकते हुए कहता है अगली ऑक्शन हाउस वर्ल्ड रैंक की है जो कि काफी प्रीसियस होने वाली है। जो सुनकर तो पूरे हॉल में एक्साइटमेंट चारों तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता था कि जो हाई लेवल के पावरफुल पावर हाउसेस थे उन्होंने इंटेंट क्लास की हाई लेवल की टेक्निक के साथ केवल वार्म अप किया था। वो तो अभी भी वर्ल्ड रैंक के टेक्निक का ही वेट कर रहे थे और क्योंकि अब वो टाइम आ गया था तो वो लोग अब इसके लिए पीछे नहीं हटने वाले थे। साथ ही ऑक्शनर जब बाहर सभी लोग को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखता है तो चेहरे पर तुरंत ही स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर वर्ल्ड रैंक की जो बैटल स्किल्स है वो काफी ज्यादा रेयर है और क्वांटिटी काफी कम है, इसीलिए हम अपने ऑक्शन हाउस के ट्रेडिशनल मॉडल को ही फॉलो करेंगे। साथ ही आप लोग अपनी अपनी बोली लगा सकते हैं और अपनी कीमत को अपने नॉर्मल तरीके से ही बता सकते हैं। तभी जॉन भी तिरछी नजरें करते हुए स्माइल करता है और हर कोई एक दूसरे की तरफ देखता है, क्योंकि वो भी इस ट्रेडिशनल चीज को ही फॉलो करना ज्यादा बेटर समझ रहे होते हैं। साथ ही वर्ल्ड रैंक की स्किल्स की स्टार्टिंग कीमत 2 मिलियन रहेगी, तो अब आप लोग कीमत बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद होना क्या था, कीमत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है 2.1 मिलियन, 2.2 मिलियन, 2.3 मिलियन एंड 2.4 मिलियन। साथ ही इस टाइम पे ऑक्शनर के हाथ में हथौड़ा होता है। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी हथेलियों को जोर जोर से रगड़ रहा होता है। साथ ही उस हैमर को देखते हुए जॉन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। तभी जो जॉन बताता है कि यह कोई नॉर्मल हैमर नहीं है, बल्कि इसे यूज करने के लिए काफी पावरफुल पावर की जरूरत होती है। साथ ही ये ऑक्शन हाउस के सबसे हैवी वेपन्स में से एक है और इसे यूज करने के लिए उस पर्सन को काफी ज्यादा खतरनाक ताकत की जरूरत होती है। हालांकि जैसे ही वो बंदा हथौड़े को मार रहा होता है तो उससे काफी डिस्ट्रक्टिव पावर निकल रही होती है, जिससे कोई भी फील करते हुए डर सकता था। तभी जॉन तुरंत कहता है तो तुम क्या चाहते हो, क्या तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस चीज के लिए? जिसपे जो जॉन तुरंत कहता है मेरे पास पहले ही वर्ल्ड रैंक की स्टार्टिंग लेवल की बैटल स्किल है, मुझे उस हथौड़े की कोई भी जरूरत नहीं। जो यान भी इस टाइम पे उस बैटल स्किल को देख रहा होता है और जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा पर्सन इस बैटल स्किल के लिए परफेक्ट होगा, इसलिए वो जेनी और किंग हावरान को मैसेज भेजता है कि तुम लोग ही इसके लिए बोली लगाओ। इस टाइम पे जॉन का थॉट पहले ही क्लियर था, अगर कोई वर्ल्ड रैंक की स्किल उसके या उसके सामने वाले किसी भी पर्सन के लिए यूजफुल है तो वो उसे लेगा और उसके लिए बोली लगाएगा, और अगर उसे उसकी जरूरत नहीं है तो किंग हावरान और जेनी को उसके लिए बोली लगाने को कहेगा, क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में पड़ सके। और अगर नहीं भी पड़ती तो इसे ऑक्शन हाउस में दोबारा रखकर इसकी कीमत को पाया जा सकता था। इसलिए जेनी कीमत बढ़ाते हुए इसे 2.5 मिलियन कर देती है। लेकिन तभी कोई पर्सन अपनी कीमत को बढ़ाता है, लेकिन ये देखकर जेनी तुरंत ही कीमत को 2.75 मिलियन डॉलर कर देती है, मिलियन ड्रैगन पैटर्न क्वाइन, क्योंकि ये वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग लेवल स्किल होती है जो कि 1000 फैंटेसी सिल्वर स्वॉर्ड होती है, जिसकी स्टार्टिंग कीमत 2 मिलियन थी, लेकिन वास्तव में यहाँ तक पहुंच चुकी थी। हालांकि इस टाइम पे ऑक्शनर भी काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा उम्मीद लगाई थी कि ये काफी ज्यादा महंगी चीज बिक सकती है, लेकिन वास्तव में उसकी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी थी। साथ ही ये एक स्वॉर्ड स्किल थी और काफी सारे लोग स्वॉर्ड स्किल को यूज करते थे, तो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इस बैटल स्किल को तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ खरीदना चाहिए था। हालांकि तभी देखते ही देखते कीमत 3 मिलियन तक पहुंच जाती है। तभी फैंग फैंग भी कहता है मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तभी जिंग हंसते हुए कहते हैं मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हो। और इस टाइम पे वो सभी लोग हंस रहे होते, लेकिन जो यान यहाँ पे अभी भी सीरियस होता, क्योंकि उसे पता था कि वो और उसकी टीम में कोई भी इस टेक्निक का यूज करने में कैपेबल नहीं था। जिसके बाद जॉन तुरंत ही हंसते हुए कहता है हालांकि भले ही अभी हमारे पास इसका कोई भी यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे लेंगे। फ्यूचर में हो सकता है ये वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल हमारे काम आ जाए, ऐसा मुझे भरोसा है। हालांकि तभी आवाज आती है 3.5 लाख डील, और किंग हावरान की आवाज होती है, जो सुनकर तो ऑक्शन एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल 3.5 मिलियन की कीमत में डन हो जाती है। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही कहता है अगला है बॉडी फाइटिंग टेक्निक वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग लेवल फाइटिंग स्किल थंडर बोल्ट, स्टार्टिंग कीमत 2.2 मिलियन। तभी जन एक्साइटेड होते हुए कहता है वाह फिजिकल स्ट्रेंथ फाइटिंग स्किल, और अपनी कुर्सी से वो एक्साइटमेंट के साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि आखिरकार ये वो स्किल थी जो यान चाहता था। आखिरकार फिजिकल स्ट्रेंथ का वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल जो यान का ड्रीम था। साथ ही जो यान को पता था कि उसका जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट है वो एक ग्रेड पीछे है इससे, लेकिन वास्तव में उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। साथ ही उसके बोन विंग्स की मदद से वो काफी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल तो कर सकता है, लेकिन उसे इसकी अभी भी जरूरत थी। और क्योंकि ये वर्ल्ड रैंक की थी तो जॉन इसे पक्का ही लेने वाला था। हालांकि यहाँ पे केवल जो यान ही नहीं था जो एक्साइटेड था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग इस चीज को पसंद कर रहे होते हैं। तभी जो जॉन कहता है आपने हैमर टेक्निक को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन वास्तव में आप इसमें काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। तभी जिंग और ले सालोंग उसे समझाते हुए कहते हैं देख भाई, जो फाइटिंग स्किल है बॉडी टाइप फाइटिंग स्किल वो काफी रेयर होती है, और चाहे स्पीड हो, अटैक हो, डॉच हो, किल हो या फिर ओवर स्टॉकिंग हो, इसके लिए ये पहली चॉइस होती है। जो सुनकर जॉन भी रिलैक्स फील करते हुए अपना सिर हिलाता है। तभी जेनी कहती है लगता है इस बार मेरा ब्रदर इसके लिए कीमत लगाने वाला है। तभी जॉन को ऐसा फील होता है जैसे जेनी तो उसके दिमाग में ही बैठी हो,
उसे जुआन की हर एक बात को इतना ज्यादा परफेक्टली गेस कैसे कर सकती थी। हालांकि जैसे ही जो यान जवाब देने ही वाला था कि ऑक्सन हाउस तुरंत इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, जिससे जुआन हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कहा था ये बैटल टेक्निक स्पीड के मामले में काफी हाई है, लेकिन इसमें केवल एकमात्र डिफॉल्ट है कि इसे लॉन्च किया जाता है तो इसकी आवाज काफी तेज होती है। तभी जॉन तुरंत ही तेज आवाज से तो एक नुकसान था ये जानता था, लेकिन ये इतना ज्यादा मैटर नहीं रखता था। फिर भी जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि जॉन काफी स्ट्रिक्टली सांस लेते हुए उसे छोड़ता है और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं अगर ये फॉल्ट ऑक्सन हाउस के ऑक्शनर के ध्यान को केंद्रित कर सकता है तो मुझे लगता है यह कोई नॉर्मल फॉल्ट नहीं होगा, और अगर इसे स्टार्ट किया जाता है तो इससे निकलने वाली वॉइस हो सकता है पावरफुल हाथी को भी झटका दे सके, वरना ऑक्शनर इतना ज्यादा जानबूझकर इस बात को नहीं बताता। ले सालोंग आप क्या कहते हैं? जिस पे ले सालोंग तुरंत ही कहता है जो यान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरना बेचे जाने वाली चीजों में कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वास्तव में इसमें कोई खामियां हैं, और अगर है भी तो वो अंत में इसके बारे में लोगों का ध्यान कंट्रोल करते थे, यानी गैदर करते थे। साथ ही छोटी मोटी खामियों को तो वो बताते भी नहीं थे। इसीलिए इस टेक्निक में कोई ना कोई तो दोष होना ही चाहिए। तभी जींग भी थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है चुपके से अटैक करना यही तो एक फास्ट स्पीड का कमाल होता है, लेकिन अगर हम दूसरे बंदे के करीब जाते हैं तो ये तो पहले ही अलार्म क्लॉक की तरह चेतावनी दे देगी। साथ ही उसके साथ से भागते हुए या उससे दूर भागते हुए ये बिल्कुल एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह हमारे पीछे पड़ी रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि ये टेक्निक इतनी ज्यादा भी यूजफुल नहीं है। सभी लोगों की बात को सुनने के बाद जोयान भी इस वर्ल्ड रैंक की स्किल के लिए थोड़ा सा झिझक रहा होता है, तो वो जेलिसी भी फील कर रहा होता है, लेकिन वास्तव में वो इस फॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। और इसके बाद वो यही सोचता है कि क्या करूं, क्या इस स्किल का यूज करना चाहिए और इसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। हालांकि तभी कई लोग आवाज उठाते हुए कहते हैं क्या तेज और किस हद तक तेज, इससे आवाज कितनी तेज होगी। आखिरकार हम ये जानने का थॉट तो रखते ही हैं किससे निकलने वाली आवाज कितनी ज्यादा तेज होगी। सभी लोगों की बातों को सुनकर ऑक्शनर समझ जाता है कि यहाँ से अब पीछे हटना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो तुरंत ही ईमानदारी से इस बैटल स्किल के बारे में तुरंत ही कहता है कि उस बैटल स्किल का यूज करते हुए आप काफी स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि इसकी कीमत काफी कम है, इसीलिए आप ऑक्शन हाउस की रेपुटेशन पे भी उंगलियां नहीं उठा सकते। साथ ही इस बैटल स्किल को एशियन रूइंस के अंदर प्राप्त किया गया था, जैसे एशियन टाइम पे हाई लेवल के डाउडी एम्परर पे राक लीजुन द्वारा बनाया गया था। साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन को शो करने के लिए अपने थंडरबोल्ट टेक्निक के अंदर स्टॉर्म की आवाज को शामिल किया था, इसीलिए इस थंडरबोल्ट टेक्निक में काफी तेज आवाज है। हालांकि इसको यूज करते हुए इसके साथ लाइटिंग की आवाजें जुड़ी हुई होती हैं, जो कि काफी पावरफुल होती हैं, लेकिन अगर आप चलते हैं तो वास्तव में ये आपकी रेपुटेशन को बढ़ा सकता है। तभी जो जान कहता है वास्तव में जो यान आप तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप इस स्किल के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। तभी जॉन कहता है ये नॉर्मल सी बात है, किसी भी बैटल स्किल को चूज करना काफी ज्यादा बड़ा सिर दर्द है। और इसके बाद जॉन कप से चाय उठाकर पीने लगता है। तभी जॉनी तुरंत ही कहता है ब्रदर क्या तुम अब भी इस टेक्निक को चाहते हो। जॉनी की आवाज को सुनकर जॉन तुरंत ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसके बाद वो कहता है हालांकि इस टेक्निक में नुकसान साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन टीम की पावर को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। साथ ही तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जॉनी जॉन की तरफ देखते हुए कहती है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, हमेशा चांस उस पर्सन के लिए छोड़ देना चाहिए जो अंत में इसका फायदा उठा सकता है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है सिस्टर तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि मैं इसका यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये बैटल टेक्निक पिछली दो टेक्निक के जैसी ही है, हम इसे ले सकते हैं और हमारे साथ जो डाउडीज होंगे उनके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जिस पे जानी हंसते हुए कहती है जैसी मेरे ब्रदर की इच्छा, और ऐसा कहते हुए जानी हंसने लगती है और टाइम टाइम पे बोली भी लगा रही होती है। हालांकि जानी की बोली लगाने के बाद मैदान में मौजूद आधे से ज्यादा लोग पहले ही हार मान लेते थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके लिए बोली लगा रहे होते हैं। लेकिन एटलीस्ट काफी सारी बोलियों के बाद 3.1 मिलियन में ये चीज जेनी द्वारा खरीद ली जाती है, जिस पे वो बंदा रिलैक्स फील करता है ऑक्शनर, क्योंकि अभी भी एक काफी हाई कीमत थी। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही कहता है फिजिकल स्ट्रेंथ डाउडी टेक्निक के बाद बैटल टेक्निक के बाद जो टेक्निक दिखाई देने वाली है वो वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग रैंक बैटल स्किल विंड व्हील है, जो कि एयर और स्टॉर्म की पावर को कंडेंस कर सकती है। साथ ही एक काफी खतरनाक टॉर्नेडो व्हील क्रिएट कर सकती है, जो दुनिया में आधी से ज्यादा चीजों को तबाह कर सकता है। तभी जैसे ही विंड एट्रीब्यूट की बात आती है, जो कि 5 एट्रीब्यूट्स में से एक था, सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं भाई, क्योंकि ये एक अच्छी चीज थी और काफी सारे ऐसे लोग थे जो 5 एलिमेंट का कल्टीवेशन करते थे, तो उनके लिए तो ये काफी बड़ी चीज थी। हालांकि जैसे ही विंड रोटेशन की बात आती है तो सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं और एक नया ही फेज स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें भी पता था कि स्टार्टिंग लेवल वर्ल्ड रैंक स्किल सभी के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन था और कोई भी इसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जो यान के ग्रुप में भी एक बंदा था जो इस टेक्निक को यूज कर सकता था, इसीलिए किंग आवरान बोलियां बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे 3.3 मिलियन तक बोली चली गई होती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है 5 मिलियन
और ये किंग हावरान की होती है, जो सुनकर तो सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि भाई इतने अमीर आदमी से अब कौन पंगा लेगा कि 3 के बाद सीधा 2 मिलियन बढ़ा दिया। हालांकि अंत में ये कीमत यहाँ तक पहुंची जानी थी, इसीलिए एक साथ ही कह देना बेहतर था। और इस टाइम पे जो जान और जो यान दोनों ही हंस रहे होते हैं। हालांकि अगर ये पास्ट की बात होती तो ब्लड डेमन फैमिली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और किंग हावरान कभी भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जो यान की पिल रिफाइनमेंट के कारण जो उन्हें पार्टनरशिप मिली थी, उसके कारण उनकी फैमिली में काफी पैसा आ रहा था और उन्हें उनकी फैमिली में काफी हाई लेवल पर रख लिया गया था और उनके लिए अब ये पैसे कोई बड़ी कीमत नहीं थी। साथ ही जोयान को भी यहाँ पे उनसे ऑक्शन हाउस में बोली लगाने में मदद मिल रही थी, जिससे जोयान के ऊपर सभी का ध्यान भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। साथ ही इस टाइम पे हर कोई अपने साथ किंगलिन लिक्विड और ब्लड कोई पिल को रखता था, इसलिए जोयान के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी और जोयान अपना पैसा लोगों में बांटता भी रहता था। इसलिए यहाँ पे सभी को पता था वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल्स को खरीदना सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी के पैसे की रही बात तो वो बाद में भी इन चीजों का मामला सुलटा सकते थे। इसलिए किंग हावरान हर टाइम पे जोयान को बस ये टेक्निक जीतने में मदद करना चाहता था और जैसे ही वो जीत लेता है तो सभी लोग जोयान को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। इस टाइम पे ये देखकर कि जोयान ने 4 वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल्स को जीत लिया है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद जोयान हैरानगी से कहता है, क्या वास्तव में इस ऑक्शन हाउस में ऐसा कोई बैटल स्किल दिखाई देगा जिसका यूज पूरी टीम मिलकर कर सकती हो। हालांकि तभी ऑक्शनर तुरंत ही कहता है, जो अगली चीज है वो कोई स्क्रोल नहीं है बल्कि वो एक वेपन है। जो सुनकर तो सभी लोग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, लेकिन ये तो ऑक्शन हाउस में एक स्पेशल ऑक्शन है जो कि स्क्रोल्स और टेक्निक से ले किया जाना है, तो वहाँ पे कोई स्पेयर कैसे आ सकता है। और इस टाइम पे सभी लोग हैरान तो क्यूरियस होकर ऑक्शनर को ही देख रहे होते हैं। तभी ऑक्शनर उसकी तेज आवाज के साथ 2 4 स्टार के डाउडीज एक लंबी ट्रे पर स्पेयर को लेकर आते हैं, जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था और ग्रीन कलर का ग्लो कर रहा होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, ये स्पेयर भी एशियंट प्लेसेस से प्राप्त किया गया था। हालांकि इसका ओरिजिन तो अननोन है, लेकिन ये काफी पावरफुल है। साथ ही यहाँ पे हर कोई सोच रहा होगा कि स्किल्स के ऑप्शन में एक वेपन कैसे आ सकता है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये वेपन काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। साथ ही इस स्पेयर के बारे में सबसे कीमती चीज पता है क्या है? ये न केवल क्लाउड्स और स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बल्कि इसके अंदर एक फाइटिंग टेक्निक भी शामिल है जिसे शॉकिंग डिटर्मिनेशन कहा जाता है। जो सुनकर तो कुछ देर सन्नाटा रहता है और इसके बाद पूरी तरीके से शोर शराबा होने लगता है कि वास्तव में कोई ऐसी स्किल जो कि अपने साथ एक वास्तव में कोई ऐसा वेपन जो अपने साथ एक स्किल को कैरी करके चलता था। आखिरकार सभी के लिए सबसे बड़ी बात थी। इस टाइम पे तो नॉन एर्मिंग की भी नजर केवल उस स्पेयर पे ही टिकी हुई होती है। तभी ऑक्शनर तुरंत ही कहता है, अगर अंदर के बैटल स्किल को टेस्ट किया जाता है तो वो वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग लेवल पर है, लेकिन अगर इसी स्पेयर के साथ उसको यूज किया जाता है तो यह वर्ल्ड रैंक के इंटरमीडिएट लेवल के करीब होगा। इस टाइम पे इस स्पेयर को लेकर तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बस उसे ही देख रहे होते हैं। तभी ऑक्शनर कहता है, इसकी स्टार्टिंग कीमत 3.5 मिलियन होगी। और इस टाइम पे ऐसा कहते हुए वो ऑक्शनर बिल्कुल भी नहीं झिझक रहा होता। तभी सभी लोग कहते हैं, स्टार्टिंग इतनी हाई, लेकिन क्योंकि ये जो स्पेयर था वो पहले ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस था तो लोग बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जॉन नॉन एर्मिंग की तरफ देखते हुए कहता है, नॉन एर्मिंग क्या तुम इसे चाहते हो? इस टाइम पे तो जॉन ने बढ़ रही कीमत को पूरी तरीके से इग्नोर मार दिया होता है। वो बस नॉन एर्मिंग से जानना चाहता था कि वो ये चाहता है कि नहीं। यहाँ पे जोयान का और कैरी मिनाटी का डायलॉग बिल्कुल सेम था। नए वीडियो का, अंबानी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। साथ ही जोयान और सभी लोग के बीच में काफी अच्छे रिलेशन थे और वो बिल्कुल एक बेस्ट ब्रदर की तरह थे, तो यहाँ पोलाइट होने और झिझकने की कोई बात नहीं थी। इसीलिए नॉन एर्मिंग थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और थोड़ा सा झिझकते हुए कहता है, वास्तव में ये स्पेयर काफी अच्छा है। हालांकि उसने क्लियरली नहीं कहा था, लेकिन जॉन समझ जाता है कि बंदे को ये चीज पसंद आ गई है। इसलिए जॉन से लाते हुए एक कीमत पेश करते हुए कहता है 5 मिलियन। ओ सॉरी 4 पॉइंट, मतलब 0.5 बढ़ा देता है जॉन कीमत और देखते ही देखते कीमत 4.2 मिलियन चली जाती है। तभी जॉन 0.8 मिलियन कीमत बढ़ा देता है और इस बर्ड रैंक की कीमत 5 मिलियन तक पहुंच गई होती है, जिसके बाद कोई इससे ज्यादा कीमत लगाने के बारे में नहीं सोच रहा होता और लोग झिझक रहे होते हैं। आखिरकार हर किसी के पास जोयान के जैसे खजाना थोड़ी था। एक बार पैसा चला गया तो कमाने के बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा। जोयान का क्या, उसकी तो पिल्स वापस से पैसा ले आएंगी, उसका तो बिजनेस चल रहा था। इसलिए ऑक्शनर तुरंत ही गिनती गिनते हुए कहता है 5 मिलियन 1, 5 मिलियन 2, 5 मिलियन 3। तभी जैनी जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, अगर मेरा ब्रदर डिसाइड कर ले तो फिर तो वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगा, और स्माइल कर रही होती है। और ये स्पेयर जैसे ही जो यान का होता है, नॉन एर्मिंग तो बस उछल पड़ता है भाई, चेहरे में रेयर स्माइल आ जाती है। तभी जो जान तुरंत ही कहता है, हालांकि हम लोग काफी लॉन्ग टाइम से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना होगा, ये बंदा तो लड़कियों से भी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा जेलिसी भी फील करता है और भाव तो इसके लड़कियों से ज्यादा बढ़े रहते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, वैसे अगर कभी भी हमारे पास पैसों की कमी हो तो हमें नॉन एर्मिंग को बस बाहर भेजने की जरूरत है, और ये काफी अमीर लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और इसके सक्सेसफुल होने के रेट 100 में 1000% कंफर्म है, जहाँ से ये उन्हें लूट कर काफी पैसा ला सकता है। और ऐसा कहते हुए सभी लोग हंसने लगते हैं और नॉन एर्मिंग बेचारे का चेहरा काला पड़ जाता है। तभी जान कहता, बस अभी काम पे ध्यान दो।
नीचे अभी और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तभी जैनी भी जॉन से कहती है भाई अभी यहाँ पे फोकस करो और किसी चीज पे नहीं। जिसके बाद सभी का ध्यान एक बार फिर से ऑक्शन हाउस की तरफ चला जाता है, जहां ऑक्शनर अनाउंस करते हुए कहता है वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग फाइटिंग स्किल डांसिंग इन द स्काई, ये 3.3 मिलियन में बेची जाती है। फिर आती है एक डिफेंस स्किल जो वर्ल्ड रैंक के स्टार्टिंग लेवल पर थी, आयरन सील्ड चेन, जो 3.1 मिलियन में बेची जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट आती है वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग बैटल स्किल घोस्ट इन डेमन हैंड, जो 3.5 मिलियन में बेची जाती है। फिर आती है वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग स्किल फायर स्पिरिट डिवीजन, जो कि 3.6 मिलियन में बेची जाती है। साथ ही यहाँ पे एक एक करके माहौल काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा होता है। साथ ही किंग हावरान जेनी के चीजों के संभालने के साथ साथ और जॉन की मजबूत फंडिंग के साथ साथ वो काफी सारे नहीं बल्कि सभी के सभी वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल्स खरीद लेते हैं। हालांकि यहाँ पे काफी सारे टेक्निक्स थे जो कि काफी सारे लोगों के लिए तो यूजफुल थे, लेकिन जोयान और जेनी के लिए यूजफुल कोई भी टेक्निक अब तक नहीं आई थी। जिससे जॉन खुश तो था, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी था कि काश उसके यूज की भी कोई टेक्निक यहाँ पे आती। हालांकि इन टेक्निक्स की जो कीमत थी वो सस्ती नहीं थी, लेकिन क्या था कि हमारे ठरकी के पास पैसा इतना ज्यादा हो गया था कि उसे यह कीमत महंगी भी नहीं लग रही थी। हालांकि यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं इन टेक्निक्स की और ऑक्शन हाउस की गर्मा गर्मी को देखकर, लेकिन दूसरे कमरे में तो किंग मुयर जमाई ले रही होती है, क्योंकि वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग स्किल्स पे उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट स्किल्स पर इंटरेस्ट रखती थी। हालांकि तभी एक और वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग टेक्निक आती है जिसे रेड कहा जाता था, और इसकी स्टार्टिंग कीमत 2.5 मिलियन होती है। जॉन की बंद आंखें यह सुनकर तुरंत ही खुल जाती हैं और जींग तुरंत ही खड़ी हो जाती है और एक्साइटेड होकर इस टेक्निक को देख रही होती है, क्योंकि इस रेड को शैडो स्ट्राइक कहा जाता था, जो कि पर्पल शैडो यानी कि अपनी जींग उसके लिए सबसे यूजफुल थी। और जैसा कि शैडो स्ट्राइक इसके नाम से ही पता चलता था, ये काफी स्पीड से स्ट्राइक करके किल करने वाली टेक्निक थी। और भाई अब तुम्हें पता है कि ऑक्शन हाउस के ऑक्शनर की डिटेल सुनने के बाद तो सभी लोग इसके लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन पता है तुम्हें मिलनी किसको है। तभी ऑक्शनर बताता है ये स्किल इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर इसे एक्सट्रीम लेवल पर अपग्रेड किया गया तो कोई भी शैडो में बदल सकता है। उसकी बॉडी रियल है या इल्यूजन किसी को भी पता नहीं चलेगा, और वो कब किसे कहां से मार दे कोई तुक्का भी नहीं लगा पाएगा। तभी जॉन तुरंत कहता है लगता है इस ऑक्शन हाउस में हम काफी ज्यादा लकी हैं। टीम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल्स काफी ज्यादा यूजफुल हैं। इस टाइम पे जॉन इससे शैडो स्ट्राइक से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, और इसके बाद जॉन तुरंत कहता है सिस्टर इस टेक्निक की कीमत क्या हो सकती है। तभी जेनी तुरंत कहती है मुझे पता था कि तुम इस टेक्निक को जींग के लिए जरूर परचेस करोगे। हालांकि ये बैटल टेक्निक नॉर्मल स्टार्टिंग लेवल की वर्ल्ड रैंक टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक किल करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, जिससे लास्ट मोमेंट पे ही सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसलिए इसकी कीमत तो काफी ज्यादा होनी ही चाहिए। आखिरकार केवल स्टार्टिंग लेवल की कीमत फिर भी ज्यादा 4.6 मिलियन से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जोयान भी जेनी के डिसीजन और कैलकुलेशन से काफी खुश होता है। आखिरकार जेनी ऑक्शन हाउस की मैनेजर थी तो उसे भी कीमतों का काफी अच्छा अंदाजा था। तभी जॉन तुरंत ही कहता है तो मुझे कितनी कीमत लगानी चाहिए। यहाँ पे जॉन ऑक्शन हाउस में बोलियां लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि जो चीज उसके टीममेट्स के लिए काफी यूजफुल थी उसे जॉन सीधा ही खरीदना चाहता था। तभी ऑक्शनर की आवाज आती है 2.3 मिलियन। तभी जेनी तुरंत ही कहती है अब इस बोली को 3.5 मिलियन तक बढ़ा दिया गया है, मेरा ब्रदर सीधा 4.2 मिलियन देगा। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या आंख मूंद कर कीमत बढ़ाई जा रही है। यहाँ पे जॉन ने जैसे ही 4.2 मिलियन कहा था सभी के सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। हालांकि यहाँ पे जो भी लोग थे सभी पावरफुल थे, लेकिन जोयान की लगाई गई कीमत यानी कि जेनी की या जोयान वीआईपी रूम से लग रही कीमत को देख वो सभी हैरान थे और इस चीज की कीमत को बढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि बेवजह कौन खतरा मोल ले भाई। यहाँ पे कोई भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। दूसरी तरफ जेनी इससे जीइंग इस शैडो स्ट्राइक की कीमत को देखकर तुरंत ही हंसने लगती है, क्योंकि वो 5 स्टार पर थी और 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने वाली थी। उसके लिए वर्ल्ड रैंक की स्किल्स पहले ही काफी ज्यादा यूजफुल थी, जो कि उसकी पावर को बढ़ा सकती थी। इसलिए ये स्किल उसके मिलते ही उसकी पावर को उसने इंक्रीज मान लिया होता और वो काफी खुश हो गई होती है। लड़कियों को सरप्राइज तो वैसे भी पसंद थे। दूसरी किंग हावरान जॉन को बधाई देते हुए कहता है कांग्रेचुलेशन ब्रदर, एक और वाइफ की। अबे वो लड़की के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब वो एक स्किल के लिए बोल रहा है। कांग्रेचुलेशन ब्रदर, एक और स्किल मिल गई। तभी किंग हावरान की तारीफ से जॉन एम्बैरेस होते हुए स्माइल करता है, और इसके बाद किंग मुयर की तरफ देखते हुए कहता है मुयर क्या तुम भी कुछ खरीदना चाहोगे। तभी मुयर तुरंत ही कहती नहीं, ये सब जूनियर्स के लिए ही बेटर है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जिससे जॉन कहता ओह ये बात है, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसके बाद जॉन ऑक्शन हाउस में आने वाले अगले स्किल के बेट के लिए बैठ जाता है। साथ ही अब जबकि उसकी टीम के पास वर्ल्ड रैंक के बैटल स्किल थे तो जोयान का जो टारगेट था वो पहले ही कंप्लीट हो चुका था। इसलिए अगला ये देखना था कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो जोयान के लिए यूजफुल हो, क्योंकि यहाँ पे जॉन ज्यादा फिजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता। तभी आवाज आती है स्टार्टिंग लेवल वर्ल्ड लेवल स्किल्स की ऑक्शन अब एंड हो चुकी है। अब तक 30 वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग स्किल्स की ऑक्शन की जा चुकी थी और अब केवल लास्ट 5 बचे हुए होते हैं। ऐसा कहते ऑक्शनर सबको याद दिलाता है, और यहाँ पे हर कोई जानता था कि उसका कहने का मतलब क्या था कि कीमत ज्यादा बढ़ाओ और जल्दी जल्दी बोली लगाओ,
केवल 5 ही बचे हैं, अगर ये नहीं खरीद पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तभी ऑक्शनर की बात को सुनकर सभी लोग हैरान होते कहते हैं क्या केवल 5 ही बचे हुए हैं। और 13 के बारे में सोचते हुए सभी लोग 3 VIP रूम्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि अकेले इन 3 फैमिलीज ने ही उन स्किल्स को खरीद लिया था। आखिरकार 18 वर्ल्ड रैंक की स्किल्स में से 13 केवल 4 फैमिलीज ने खरीद ली, यानी 4 VIP रूम्स के अंदर। जो जानकर तो वो काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है वास्तव में ये लोग तो काफी क्रूअल हैं, ये तो हमारे लिए कोई चीज छोड़ ही नहीं रहे। तभी दूसरा बंदा कहता है अपने पैसों पे भरोसा करना बहुत अच्छा होगा। तभी वो बंदा कहता है अगर मुझे पता चल जाए ये 3 कौन है तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है कीमतें इतनी महंगी है फिर भी वो कीमत लगा रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि VIP रूम्स के अंदर बैठे हुए लोग ऐसे लोग होंगे जिन्हें तुम आसानी से उकसा सकते हो। तभी बंदा कहता अगर तुम लड़ोगे नहीं तो तुम जियोगे कैसे, जीतोगे कैसे, स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। संदीप माहेश्वरी का भाषण सुनकर ये बंदा आया था। हालांकि यहाँ पे सभी लोग केवल यही जानना चाहते थे कि इन 3 फैमिलीज के अंदर रहने वाले लोग कौन हैं, यानी 3 VIP रूम के अंदर। इस टाइम पे किसी को भी ये शक भी नहीं हुआ था कि ये तीनों वास्तव में एक ही हो सकते हैं। आखिरकार उनमें से किसी ने भी कभी ऐसा नहीं सुना था कि एक ही फैमिली के लोगों ने वास्तव में 3 VIP रूम अपने लिए तैयार करवाए हों। लेकिन ये तीनों ही VIP रूम्स में गुस्से में देख रहे होते हैं, साथ ही जेलसी भी फील कर रहे होते हैं। तभी ऑक्शनर कहता है लास्ट 5 आप लोगों के पास आखिरी मौका होगा। हालांकि लास्ट की चीजों के कारण लोग बेतहाशा अपनी कीमत को लुटा रहे होते हैं और कीमतें बढ़ा रहे होते हैं। हालांकि इसी टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर छिपे हुए एक कोने पर काले कपड़े पहने हुए एक पर्सन, जिसका पूरा चेहरा भी काले कपड़े कलर से ढका हुआ होता है, अंधेरे में बैठा हुआ होता है और उसकी शक्ल काफी धुंधली होती है। साथ ही उसके मुंह के कोने पर एक स्माइल तैर रही होती है और किसी को भी पता नहीं होता कि ये बंदा है कौन। हालांकि तभी देखते ही देखते इस स्किल की कीमत 3.8 मिलियन पहुंच गई होती है। तभी जॉन अपने आर्म स्टैंड को थपथपाते हुए कहता है चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, कीमत कितनी भी हाई क्यों ना हो, चाहे ये 4 मिलियन से ज्यादा ही क्यों ना हो जाए, हमें ये चाहिए। जिसपे जेनी और किंग हावरन तुरंत कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं ब्रदर, अभी लेकर आते हैं। और देखते ही देखते लास्ट के 5 स्किल्स भी जॉन के हाथों में आ जाते हैं। हालांकि जॉन को उम्मीद नहीं थी कि इस बार के ऑक्शन में उसने सब कुछ जीत लिया है और ऑक्शन हाउस के अंदर एक बड़ा तूफान बन गया है। हालांकि भले ही जॉन को पता था कि ये काफी बड़ा तूफान लाएगा, लेकिन फिर भी जॉन यहाँ पे बर्ड रैंक की टेक्निक्स को तो छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होता। हालांकि तभी एक बंदा अपनी मैच पे मुक्के को पटकते हुए उसे तोड़ता और कहता है क्या मजाक है, गो टू हेल, मैं इस चीज को नहीं ले पाया। साथ ही इस टाइम इस बंदे का नाम होता है लाओ जी, जो कि वही बंदा होता है जो पहले जयोयान और बाकी लोगों पे नाराज हो रहा होता है और वो खाली हाथ रह गया था। जिसके बाद वो तुरंत ही गुस्से से खड़ा होता है और इस टाइम पे उसके सामने के लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। साथ यहाँ पे और भी काफी सारे लोग होते हैं जिनके इंप्रेशन सेम ही थे। हालांकि इन लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर काफी सारे लोग और भी खड़े हो जाते हैं और इनको सपोर्ट करने लगते हैं। तभी कोई एक पर्सन इन्हें लीड करते हुए ऑक्शन हाउस के मेन प्लेस की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो इस माहौल का फायदा उठाकर यहाँ परेशानी खड़ी करना चाहता था। तभी एक आवाज आती है ऑक्शन हाउस में परेशानी खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद जेनी तुरंत ही अपने बदले हुए इंप्रेशन के साथ ऑक्शन हाउस के हॉल के ऊपर आ जाती है और उसके हाथ में एक क्रिस्टल होता है जिसे वो तुरंत ही दबाती है और 1 मिनट तक चारों तरफ लाइट जगमगाती रहती है और सबकी आंखें बंद हो गई होती हैं। जिसके बाद वो लाइट गायब होते ही प्रत्येक फ्लोर के ऊपर बरामदे के ऊपर बो और एरो लिए हुए काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं, जिन्होंने नीचे सभी लोगों को टारगेट पे ले रखा था। साथ ही यहाँ पे ऑक्शन हाउस के अंदर जो गार्ड खड़े हुए होते हैं उनमें से सभी की पावर 5 स्टार डाउडी पर होती है और ऑक्शन हाउस के स्टेज पर 8 स्टार के 6 स्टार के पीक लेवल के डाउडी अपीयर होते हैं, जो अपने पीछे काफी सारे ब्लैक कलर के लोगों को लीड कर रहे होते हैं। इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं मेरा मर्चेंट अलायंस हमेशा ही चीजों को फेयरली करना पसंद करता है, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, सब काम निष्पक्ष होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्शन हाउस की हर एक चीज के लिए बोली लगाई जाती है और जो सबसे ज्यादा कीमत लगा सकता है चीजें उसी की होती हैं। इसीलिए आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है और आप अनसक्सेसफुल होते हैं, तो क्या आप वास्तव में ऑक्शन हाउस के ऊपर हंगामा करेंगे। 6 स्टार के पीक लेवल के उस बंदे की आवाज को सुनकर सभी लोग चौंक गए होते हैं और खड़े खड़े उनके चेहरे से पसीना लथपथ हो गया होता है। साथ ही काफी सारे लोग जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्हें गुस्से में फॉलो कर लिया था वो भी पछता रहे होते हैं कि क्या ही गलती कर दी भाई। हालांकि यहाँ पे जो लोग पहले आगे बढ़ गए थे उनकी पावर 5 स्टार डाउडी पर थी, जो अपने मेन एरिया और दूर दराज के इलाकों में पावरफुल लोग माने जा सकते थे। उन्हें लग रहा था ये सब लोग भी ऐसे ही होंगे, यहाँ पे भी हम इन्हें पेल देंगे। लेकिन अपने सामने 6 स्टार के 8 वॉरियर्स को देखकर ये खुद को चींटी जैसा फील कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, यानी वही बंदा कहता है मुझे नहीं पता कितने साल हो गए जब किसी ने सांगमैंग ऑक्शन हाउस और मर्चेंट अलायंस के साथ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। आप लोगों की हिम्मत वास्तव में काफी ज्यादा है, इन्हें धक्का देकर यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही गार्ड तुरंत ही इकट्ठा होते हैं और जो लोग यहाँ पे खड़े हुए थे सैकड़ों, वो काफी ज्यादा पछता रहे होते हैं। उन्हें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि जो ऑक्शन हाउस इतना ज्यादा सीधा साधा शांत लग रहा था उसके अंदर वास्तव में ऐसी दबंग पावर होगी। साथ ही वो लोग चाहे कुछ भी कर
इन सोल्जर्स को समझाना तो पूरी तरीके से बेकार था। तभी बाहर जा रहे बंदे जिन्हें बाहर निकाला जा रहा था गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, आप वास्तव में ऑक्शन हाउस के अंदर हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हैं, हर कोई चलो और इन्हें सबक सिखाओ। हालांकि तभी वो 6 स्टार का बंदा तुरंत ही कहता है, उसकी बात को सुनकर बंदे एक्साइटेड तो होते, लेकिन तभी वो 6 स्टार का बंदा कहता है, मुझे पता है कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहकावे में आकर एक्साइटेड में होते हुए इनका साथ दे रहे थे। जब तक आप शांत हो सकते हैं आपको इन चीजों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। मेरा मर्चेंट अलायंस काफी उदार है और वो आपको माफ कर देगा। हालांकि इस टाइम पे 6 स्टार का वो बंदा ये देखता है कि यहाँ पे लोग कंट्रोल में आ रहे थे, तो वो चीजों को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर कुछ नॉर्मल लोग पकड़े गए तो इससे ऑक्शन हाउस की रेपुटेशन पे बुरा असर पड़ सकता था। साथ ही सुनते ही जो लोग अगेंस्ट में खड़े होते हैं शांत होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। हालांकि तभी वो बंदा फिर से कहता है, इस चीज से मैं एग्री नहीं हूँ, आपने उन्हें माफ किया लेकिन हमें नहीं, ऐसा क्यों? तभी वो 6 स्टार का डाउडी तुरंत ही कहता है, इन्हें ले जाओ और अदालत में भेज दो। जो सुनकर बाकी के गार्ड तुरंत ही इस ऑर्डर को फुलफिल करते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और गार्ड भी यहाँ से गायब हो गए होते हैं। तभी किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं, सांग मैंग, ऑक्शन हाउस तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके रिसोर्सेज भी काफी अच्छे हैं। इतने सारे लोगों को एक ही बार में दबा देना और बाहर निकाल देना और माहौल को फिर से शांत कर देना, ये सच में काफी अच्छी ताकत है। तभी जॉन भी कहता है, आपने सही कहा। और इस टाइम पे जो जान, जी इंग, फैंग फैंग और नानरमिंग वो भी इस पे ध्यान दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ लेसा लोग काफी टेंशन फ्री लग रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ सोच रहे हो। दूसरी तरफ जेनी भी रिलैक्स फील करती है और उसकी उंगलियां उसके कुर्सी से टकरा रही होती हैं और किसी को भी नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं